चलिए, तो हम बात कर रहे हैं आज के इस क्लास में। आप देख सकते हैं हमारा चल रहा है क्या, तो हम मेडिएवल पढ़ रहे हैं, है ना। मेडिएवल में मैंने आपको दो तीन चीज़ें बता दिया है इसके अंतर्गत। एक तो मेडिएवल में भी जो अर्ली मेडिएवल वाला जो पार्ट है वो देख रहा हूँ, और अर्ली मेडिएवल में भी जो चीज़ें हैं कुछ कुछ, जैसे एक तो आपने त्रिपक्षीय ट्राइपेटाइट जो स्ट्रगल है, त्रिपक्षीय संघर्ष है, वो देखा, जिसके अंतर्गत कल आपने प्रतिहार, इसके अलावा पाल और राष्ट्रकूट, इन तीन वंशों के मध्य क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनके डिटेल, कौन इनके संस्थापक हैं, इनकी राजधानी कहाँ है, ये तमाम चीज़ें आपने देख लिया है, ठीक है। और इसके अलावा जो कल हमने देखा था वो है कि जो बाहरी आक्रमण इस बीच हो रहा है ना। और बाहरी आक्रमण में हमने तीन विभिन्न आक्रमणों के बारे में आपसे बात की थी। एक आक्रमण जो मैंने बताया था 712 में मोहम्मद बिन कासिम, एक आक्रमण मैंने ये कहा कि 1001 से लेकर के 1025 तक आक्रमण करता रहता है कौन, गजनी। और एक आक्रमण आपने देखा कब, तो लगभग कब है जी, 1191 है ना, 92, फिर 94, इस आसपास में एक लड़ाई होती है मोहम्मद गोरी। तीन आक्रांता हैं, इन तीनों आक्रांताओं के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब जो देख रहे हैं कि आखिर इस दौर में, यानी टिल 1000 सी, टिल 1000 एडी, 1000 ईस्वी तक के दौर में और क्या कुछ हो रहा है, तो इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, ये जो साउदर्न पार्ट है ना, यहाँ पे एक डायनास्टी आपको नजर आएगा दोबारा से उभर करके आते हुए, जिसका नाम है चोल, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रो इसके बारे में भी हमने देखा था। क्या देखा था कि ये दौर है इमर्जेंस ऑफ इंपीरियल चोलाज, साम्राज्यवादी चोल का उद्भव। इंपीरियल चोलाज इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बार जो चोल उभर करके सामने आए हैं उनका साम्राज्य विस्तार पर एक विशेष फोकस होता है। वो साम्राज्य विस्तार की नीति को वो ज्यादा ही लेकर के चलते हैं उस नीति को, इसलिए इनको इंपीरियल चोलाज कहा जाता है, साम्राज्यवादी चोल कहा जाता है। हमने ये देखा था कि अगर पीछे जाएंगे संगम एज में, तो यहाँ पे भी चोल, चेर और पांड्य तीन अलग अलग स्टेट हुआ करता था, ठीक है ना। यही चोल दोबारा रिवाइव कर रहा है एक तरीके से। पल्लव, एक पल्लव डायनास्टी आपको मिलेगा कहाँ पे, तो कांची और महाबलीपुरम में। और इन पल्लवों के सामंत थे चोल। सामंत कहने का मतलब देखिए, सामंत मतलब एक राजा है और वो उसके कई बड़े बड़े जमींदार टाइप के लोग हैं जो इनको युद्ध में मदद करता है। यानी इन सामंतों का सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो स्टेटस है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत मजबूत होता है। ये एक तरीके से कमजोर राजा की स्थिति की कमजोरी की ओर इंगित करता है, और राजा के जो सामंत हैं इनकी मजबूती की ओर इंडिकेट करता है। तो सामंत था किसका, तो पल्लवों के सामंत थे कौन, चोल, ठीक है। लास्ट पल्लव किंग कौन हुए, तो लास्ट पल्लव किंग हुए अपराजित, और अपराजित को आदित्य चोल ने पराजित किया। नाम है अपराजित किंतु पराजित होते हैं। चोल साम्राज्य में दो और नाम आपको बड़ा इंपॉर्टेंटली जानना होगा, एक राजा राज प्रथम और एक राजेंद्र चोल। इन दोनों के भी महत्व, इन दोनों को भी आप बड़ी मतलब बहुत ही प्रमुखता से आप देखेंगे। करेक्ट, बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, तो अब जरा सा और आगे बढ़ता हूं, बढ़ करके विभिन्न जो चोल जो साम्राज्य है या जो लोग हैं उनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। चलिए, अब देखिए यहां पे आपको दिखाई देगा जो पहले चोल हैं, पहला जो इनका शासक है विजयालय 850 एडी से लेकर के 887 एडी तक इनका शासन रहता है। ये पल्लव के सामंत थे नंबर 1, और नंबर 2 ये चोल साम्राज्य के संस्थापक यही हैं।
समझ में आई बात ना। तो विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना कर दिया। इसके बाद एक शासक हैं, तो प्रश्न पूछता है जी, अच्छा कुछ और बातें आपसे पूछा जाएगा, जैसे ये जो चोल हैं, इन चोलों की राजधानी कहाँ है, तो राजधानी इनका कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, तो इनका कैपिटल आपको मिलेगा तंजौर, या कई बार इसको तंजावुर कहा जाता है, ठीक है, तंजौर है ना। आइए आगे, तो आदित्य फर्स्ट एक राजा है, ये अंतिम पल्लव राजा है, लास्ट पल्लव राजा, है नहीं, मतलब अपराजिता है, उनको हराया भी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से ये वास्तविक संस्थापक के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनके बाद आदित्य चोल के बाद एक परांतक प्रथम है, एक आपको रूलर दिखाई देंगे चोलाज में, परांतक प्रथम 907 से लेकर के 953 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। और इनका जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इनका एक अभिलेख है, शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, वो है उत्तर मेरूर अभिलेख। तो प्रश्न ये बड़ा अच्छा पूछता है कि उत्तर मेरूर अभिलेख किस काल से संबंधित है, किस वंश से संबंधित है, किस साम्राज्य से संबंधित है, तो चोल से संबंधित है। नंबर 2 कि कौन से चोल शासक से संबंधित है उत्तर मेरूर अभिलेख, तो परांतक प्रथम ने इसको जारी किया था। और उत्तर मेरूर अभिलेख देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 बातें बड़ी अच्छी तरीके से बताया गया है। एक तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो चोल साम्राज्य का स्पेशलाइजेशन था, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन कैसा था, फॉर्मेट क्या था, इसके बारे में पूरी जानकारी देता है। इसके अलावा उत्तर मेरूर अभिलेख एक और चीज बताता है, वो क्या बताता है, तो विभिन्न प्रकार के जो भूमि है उसका कंसेप्ट, विभिन्न प्रकार की भूमि का कंसेप्ट भी बताता है उत्तर मेरूर अभिलेख, बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर मेरूर अभिलेख क्या बताता है किसका, परांतक फर्स्ट का। और इस अभिलेख में जो स्थानीय शासन, जो कि चोल साम्राज्य की विशिष्टता है, हम इसके पहले इस तरीके का स्वायत्तता और स्थानीय शासन का जो प्रारूप है नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार की भूमि है, ब्राह्मणों को दिए जाने वाली भूमि, विद्यालयों को, शिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली भूमि, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की भूमियों के बारे में भी जिक्र है उत्तर मेरूर अभिलेख में। 1 बाय 1 चीजें क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पे कैसा है, इन सारी चीजों की हमारी अभी चर्चा होगी, इन सारी चीजों पर। परांतक प्रथम के बाद एक अगला चोल राजा आता है परांतक द्वितीय, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं। अब उसके बाद आता है राजराज प्रथम, जो इस साम्राज्य का, चोल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजा है। 985 से लेकर के 1014 तक ये शासन में रहता है, और उसके बाद अलग अलग दूसरे राजाएं होती है। देखिए 3 राजा बड़ा इंपॉर्टेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा, एक है राजराज फर्स्ट, एक राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र, और एक राजाधिराज। ये 3 वो रूलर हैं चोल साम्राज्य के, जिन्हें विशेष तौर पर जाना जाता है इंपीरियल एक्सपेंशन के लिए, साम्राज्यवादी विस्तार हेतु इन तीनों को जाना जाता है, करेक्ट। तो साम्राज्य की विस्तार हेतु इन तीनों को जाना जाता है। कौन कौन, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र और राजाधिराज। राजराज फर्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज राजराज फर्स्ट। राजराज फर्स्ट को देखें, इसकी टाइमिंग तो लगभग 985 से लेकर के 1014 के आसपास की कहानी है, ठीक है। इनके बारे में कुछ बात, सबसे पहले इनका एक और नाम है अरुमोली वर्मन। मैंने कल आपको बताया था, अभी अगर आप फिल्म देखे होंगे, अभी जो पेनियन सेल्वम जो पिक्चर आई है, उस पेनियन सेल्वम में जो पेनियन सेल्वम जिस कैरेक्टर का नाम है उसी को अरुमोली वर्मन कहते हैं, और वही है राजा राज फर्स्ट। हम लोग इतिहास की किताबों में इन्हें राजा राज फर्स्ट के रूप में जानते हैं। तो इनके बारे में क्या है, तो एक तो ये महिंद्रा है ना, महिंद्रा जो श्रीलंका के शासक हैं, इनको इन्होंने डिफीट किया। दूसरी बात, यहीं पे एक साइट है अनुराधापुरम, उसको बर्बाद कर दिया। तीसरी बात, चेर को पराजित किया है इन्होंने, चेर स्टेट को ही पराजित किया है ना। फिर मदुरई जो पांड्य जिसको कहेंगे, पांड्य को भी इन्होंने क्या किया, तो अपने नियंत्रण में कर लिया है। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि ये एक ऐसा राजा है जो एकदम साम्राज्य विस्तार पर ही लगा पड़ा है। इसका इन्होंने एक उपाधि लिया है उल्कानंद पेरुमल, उल्कानंद पेरुमल। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी कृत्य माना जाता है
वो है कि 1010 ईस्वी में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया जिसको कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर, और यह तंजौर में यह मंदिर बनाया गया। यह द्रविड़ शैली की पहली मंदिर है और राजा राजेश्वर मंदिर भी इसे कहते हैं, अपने ही नाम के आधार पर राजा राजेश्वर मंदिर भी इसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। पहली बात कहाँ है? तंजौर में। चोलकालीन मंदिर है। और किसने बनवाया था? तो राजा राज फर्स्ट ने बनवाया था। और द्रविड़ शैली में, द्रविड़ मंदिर निर्माण कला में यह पहला मंदिर था, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने एक नागपट्टिनम में एक क्या बनाया है? बौद्ध विहार बनवाया है। एक्चुअली इनके बौद्ध राजाओं के साथ इनके अच्छे संबंध रहे हैं, ठीक है, तो अच्छा संबंध रहा है तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था कर दें कि भाई एक काम करो, नागपट्टिनम में तुम अपना बौद्ध विहार वगैरह बनवा सकते हो। तो ये सारी बातें राजराज फर्स्ट के बारे में बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता आपसे। तो क्या है? बृहदेश्वर मंदिर कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। अरुमोली वर्मन हो सकता है ये सब पूछ दे कि इसका ओरिजिनल या मूल नाम और नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट रूलर के बारे में आपको जानना है, राजेंद्र फर्स्ट के बारे में। ये 1014 से लेकर के 1044 एडी आपको दिखाई दे रहा है, आपको मिलेंगे, ठीक है। और इन्होंने किसको किसको? तो पश्चिमी चालुक्यों को, वेस्टर्न चालुक्य से मतलब कल्याणी के चालुक्य जिसको बोलते हैं, इनको हराया। इसके अलावा पाल शासक एक महिपाल फर्स्ट है, इसको पराजित किया। अब आप समझ लीजिए, पाल है बंगाल में, यानी ये गंगा नदी को पार करके जाते हैं, ठीक है ना, गंगा नदी को पार करके जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। और इसीलिए इन्होंने एक उपाधि लिया है गंगई कोंडा चोल। कोंडा मतलब होता है विजेता, तमिल भाषा, तमिल में कोंडा का मतलब होता है विजेता। तो गंगई कोंडा चोल की उपाधि किसने लिया था? क्वेश्चन पूछा जाता है, राजेंद्र फर्स्ट ने। क्यों? क्योंकि ये पहला चोल शासक है, एक तरीके से मान के चलिए दक्षिण का वो इक्का दुग्गा शासक ही है जिसने गंगा नदी के उस पार में जाकर के मतलब अपनी जीत का परचम को लहराया है ना। और इन्होंने एक मंदिर भी बनवाया है त्रिची में, वो है गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर। गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर एक मंदिर भी बनवाया है। तो राजेंद्र फर्स्ट के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। इन्होंने कल्याणी चालुक्यों को हराया, पाल शासक महिपाल फर्स्ट को पराजित किया, और जिसकी वजह से इन्होंने गंगई कोंडा चोल की उपाधि लिया, और गंगई कोंडा चोलपुरम नामक मंदिर भी इन्होंने निर्मित किया है, बनाया है। नेक्स्ट जो शासक हैं इसमें कुलोत्तुंग फर्स्ट। क्या है? कुलोत्तुंग फर्स्ट। कुलोत्तुंग फर्स्ट, इनके समय में साम्राज्य कमजोर हो गया, श्रीलंका स्वतंत्र हो गया, मालदीव जो है वो स्वतंत्र हो गया। एक तरीके से अब यहां से चोल स्टेट जो है वो डिक्लाइन की अपनी ओर, अपने डिक्लाइनेशन की ओर अग्रसर होते हुए आपको दिखाई देता है। तो यहां तक जो बातें आपने देखा, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चोल राजाओं ने, जो महत्वपूर्ण चोल राजा है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा आपको नहीं ले जा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि भाई इसमें बहुत सारा चीज हम छोड़ दे रहे हैं वगैरह वगैरह, तो इससे बाहर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बड़ी कम है, इसीलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूं, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब जैसे राजराज फर्स्ट जो आपने देखा, इन्होंने एक ये राजराज फर्स्ट जो है ये शैव है, शैव धर्म का अनुयायी है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, इन्होंने एक प्रांत, एक नया चोल साम्राज्य में एक नया प्रांत, जो श्रीलंका को इन्होंने जीता नहीं, ये देखिए श्रीलंका को जब जीता तो इस श्रीलंका को जीत करके एक नया प्रांत इन्होंने अपने साम्राज्य में बनाया, जिसको कहते हैं क्या? मुंडी चोल मंडलम। मुंडी चोल मंडलम, ये सब बन सकता है प्रश्न, तो याद रखिएगा। मुंडी चोल मंडलम एक नामक एक नया स्टेट इन्होंने बनाया है, ठीक है। इस प्रकार से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए चोलों का इंपॉर्टेंस किस बात पर है। चोल जो आज इतने इस तरीके से चोलों का इतिहास को जो इतने गौरवशाली तरीके से हम पढ़ते हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर वो व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स जो कि इनका सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करता है या इंडिकेट करता है, वो कौन है। तो देखिए 3 बातें इनके बारे में है जो इनको बहुत प्रासंगिक बना देता है। सबसे पहले इनका जो लोकल गवर्नेंस का जो फॉर्मेट था, दिस वाज यूनिक, दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल इन द होल एंशिएंट इंडिया, है ना, कि किसी के यहाँ इस तरीके का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी आपको नजर आ रहा है। दूसरी बात, इनकी मंदिर निर्माण कला,
इसके लिए इन्हें जाना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि द्रविड़ शैली का जो मंदिर निर्माण कला है, इसका जन्मदाता भी यही लोग हैं और इसके पहले मंदिर भी आपको यही दिखाई देगा, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में। तीसरी एक बात है, जो कांस्य जो मूर्तियां मिली हैं या कांसे की जो चीजें यहां से इस काल में मिली हैं, ये भी बड़ा अजीब और मतलब अब पूरी इतिहास के दौर में आपको ये सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा मिलेगा। तो 3 बातें जो इसके आर्ट एंड कल्चर, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूनिकनेस लाता है, आर्ट एंड कल्चर में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो, और इन्हीं 3 पॉइंट के आधार पर चोलों को की प्रासंगिकता को समझा जा सकता है। क्या किया है कि जो चोल किंग जो है, उन्होंने गांवों को स्वायत्तता दे दिया, यानी ऑटोनॉमी दे दी। देखिए क्या है, पहले तो आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से चोल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो सबसे पहले साम्राज्य है, साम्राज्य को विभिन्न मंडलों में बांटा गया, और मंडल मतलब प्रोविंसेस, स्टेट्स, राज्य, ठीक है। फिर मंडल को नाडु में बांटा गया, फिर नाडु को वल नाडु में, और फिर गांव। नाडु का मतलब डिस्ट्रिक्ट, वल नाडु का मतलब ब्लॉक्स, गांव का मतलब विलेजेस। इतनी बात आपका क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको यह भी बताऊं कि कुल मिलाकर के 6 मंडल आपको नजर आएंगे। कहां पे? चोल साम्राज्य में कितने मंडल हैं? तो 6 मंडल। ये बात भी याद रखिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि कई बार लोग इन चीजों को मिस कर जाते हैं या भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो मैंने अभी बताया ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय शासन। तो ये स्थानीय शासन आपको शहर में अलग मिलेगा इनके यहाँ, और गांव में अलग मिलेगा। तो गांव में है और शहर में, देखिए शहर में जो बॉडी आपको इनके यहाँ मिलेगा उसको आप नगरम बोलते हैं। शहर में एक बॉडी है, उसको क्या बोलते हैं? नगरम, ठीक है। जैसे मान लीजिए नगर निगम है, इस तरीके की एक चीज है जो शहरी प्रशासनिक इकाई है, वो नगरम। और गांव में आपको 2 टाइप की बॉडी नजर आएगी, 2 टाइप की बॉडी नजर आएंगे, बढ़िया समझ लीजिए। एक को कहते हैं उर और दूसरे को कहेंगे सभा। देखिए वो गांव जो ब्राह्मण डोमिनेंस वाला था, यानी जिसमें ब्राह्मण थोड़े मजबूत स्थिति में थे, या ब्राह्मणों को जो दान में दिया गया गांव था, उन गांवों में सभा आपको मिलेगा। किंतु जो नॉन ब्राह्मण जो विलेजेस थे, वहां पे एक बॉडी आपको मिलेगी जिसको ऊर कहते थे। क्लियर तरीके से समझ लीजिए, ठीक है, कि ताकि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको न हो, क्योंकि स्थानीय शासन याद रखिएगा चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषताओं में से एक माना जाता है। इसलिए अक्सर ये प्रश्न रहेगा, यहां से हो सकता है एक क्वेश्चन आपको डाल दिया जाए। तो जो उत्तर मेरूर अभिलेख हमने आपको बताया कि जो परांतक प्रथम के द्वारा लाया गया था, उसमें यह बताई गई थी कि ये सभा का सदस्य बनने की योग्यता जो है, सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है ना, उस बनने के लिए जो योग्यता है, वो योग्यता के बारे में जिक्र किया गया है किसमें? उत्तर मेरूर अभिलेख में। क्या आप इस सभा का सदस्य बनने के लिए आखिर आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, इस प्रकार की चीजों के बारे में बात कर दी गई है। अच्छा, चोल प्रशासन जो आपको नजर आ रहा है, मान लीजिए ये, हाँ अभी देखिए, जैसे अगर जो चोल प्रशासन आपको नजर आएगा, तो चोल प्रशासन में अब कोई भी प्रशासन हो, उसमें कुछ उच्चस्थ अधिकारी मिलेंगे, उच्चस्थ अधिकारी, है ना, और कुछ निम्न अधिकारी, निम्न वर्गीय अधिकारी मिलेंगे, है ना। आपको 2 टाइप के मिलेंगे। तो जो उच्चस्थ अधिकारी हैं उनको चोल साम्राज्य में एक नाम दिया जाता था, और उनको क्या कहा जाता था? पेरुंदरम। क्या कहा जाता था? तो उच्चस्थ अधिकारियों को कहा जाता था। इसे पूछता है अक्सर पीटीयूटी में, तो इसको पेरुंदरम कहा गया है, पेरुंदरम, और इसको शेरुंदरम कहा गया है, शेरुंदरम। पेरुंदरम और शेरुंदरम, ये 2, या दरन बोलिए, पेरुंदरन बोलिए, है ना, दरन न, ठीक है, और इधर म। तो याद रखिएगा ये सब चीजें चोल प्रशासन में जो 2 प्रकार के जो आपके अधिकारी मिल रहे हैं, ऊंचे अधिकारियों को पेरुंदरम, निचले अधिकारियों को शेरुंदरन के नाम से हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर देखिए क्या है, तो यहां पे आपको उत्तर में, जैसा मैंने आपसे कहा कि भूमि दान की प्रक्रिया भी या परंपरा भी यहाँ पे खूब दिखाई देगा। और ये 3 अलग अलग जगहों पे भूमि दान, या तो अधिकारियों को मिलता है ना, तो पेमेंट नहीं मिलेगा कैश, तो फिर भूमि, और कुछ मंदिरों को, और कुछ ब्राह्मण्स को, यानी ब्राह्मणों को। 3 प्रकार के, जो मंदिरों को दिए जाने वाले जो भूमिदान, उनको देवदान के नाम से जाना जाता था, और जो ब्राह्मण को दिए जाने, तो उनको अग्रहार भूमि के नाम से जाना जा रहा है। ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। सवाल जहां तक गांव का है, जो मैंने आपसे अभी कहा कि जो ब्राह्मण का जो
है उसको सभा, और जो गैर ब्राह्मण गांव वहाँ पे प्रशासनिक इकाई उर है, और इनको कंप्लीट ऑटोनॉमी मिली हुई है। कंप्लीट ऑटोनॉमी मींस दे कैन मेक देयर डिसीजन, ओन डिसीजंस, मतलब वो अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, उसमें किसी और का हस्तक्षेप नहीं होगा। अब आइए थोड़ा सा उत्तर मेरूर अभिलेख बड़ा भी मुद्दा में है और बड़ा हम लोग देख रहे हैं। तो क्या है पहला पॉइंट, ये परांतक प्रथम में लाया, इसमें गांव के प्रशासन को यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, स्थानीय शासन के फॉर्मेट को अच्छी तरह दिखाया गया है, और इसमें विभिन्न प्रकार की जो भूमि है, विभिन्न प्रकार के जो लैंड्स हैं, इस लैंड फॉर्म्स के बारे में बात की गई उत्तर मेरूर अभिलेख में, राइट। चलिए आगे। तो देखिए वो जो विभिन्न प्रकार के जो लैंड है या भूमि है उसके बारे में एक छोटा सा इसमें इस दिया गया है, इस स्लाइड में जरा सा गौर करिएगा। क्वेश्चंस देखिए यहीं अगल बगल में घूमेगा। एक भूमि आपको नजर आ रहा है वेल्लन वेगाई, वेल्लन वेगाई एक प्रकार की भूमि है जो गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि दान है। इसको आप जो गैर ब्राह्मणों को दी जाती थी उसको वेल्लन वेगाई कहते थे, बढ़िया से याद रख लीजिए। एक भूमि है जिसको आप ब्रह्मदेव या अग्रहार कहते हो, और ये है वो भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जा रही है, इसलिए देखिए ब्रह्मदेव या अग्रहार, ठीक अभी मैंने बताया भी था। एक विशेष प्रकार की भूमि आपको उत्तर मेरूर अभिलेख से ही पता चलता है, शाला भोग। शाला मतलब पाठशाला, मतलब पढ़े लिखे शिक्षण संस्थाओं को जो दी गई भूमि है कि शिक्षण संस्थाओं के टीचर आखिर कैसे खाएंगे पिएंगे, तो उनको क्या कर दिया गया, इनको एक खेत दे दिया गया, 4 को खेत दे दिया गया, भूमि दे दिया गया। इन भूमियों को शाला भोग कहते थे। एक विशेष प्रकार की और भूमि है जो देवदान के नाम से जाना जा रहा है, देवदान, या इसका एक और नाम बड़ा कठिन नाम है तिरुनामट्टकुनी, और वे मंदिरों के मेंटेनेंस के लिए जो दी गई भूमि है उसको आप देवदान के रूप में जानते हैं। और एक पांचवा प्रकार की जो भूमि है पल्लिच्छंदम, जो जैन इंस्टीट्यूशंस को दी जाने वाली भूमि को कहते थे पल्लिच्छंदम। तो 5 प्रकार की भूमि आपको नजर आ रहा है। एक वेल्लन वेगाई जो गैर ब्राह्मणों को दिया जाता है, एक ब्रह्मदेव है ना, एक ब्रह्मदेव या अग्रहार ये ब्राह्मणों को दान में दिए जा रहा है, एक शाला भोग जो विद्यालयों की दी गई भूमि है, एक देवदान या तिरुनामट्टू कन्नी, ठीक है, जो मंदिरों के मेंटेनेंस के लिए दिया जा रहा है, और एक पल्लिच्छंदम, ठीक है, जो जैन इंस्टीट्यूशंस को दिए जा रहे हैं। पढ़ लीजिएगा सारी चीजें, है ना। 2 मंदिर भी इनके टाइम में इन्होंने बनाए हैं, एक बृहदेश्वर मंदिर, एक गंगईकोंड चोलपुरम। ये 2 मंदिर भी आपको दिखाई देगा इन्होंने बनाया है। कौन कौन? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर और त्रिची, ठीक है, तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर को बनाया कहाँ पे, तंजौर में, और इसको त्रिची में। और ये दिस वाज द फर्स्ट टेम्पल विच वाज बिल्ट इन द द्रविड़ शैली, द्रविड़ फॉर्म ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये पहला है तंजौर। एक गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर है जो त्रिची में। जो इनका तीसरा जो इनके सिग्निफिकेंस, इनके महत्व को जो इंडिकेट करता है वो है, जैसा मैंने भी आपसे कहा कि ब्रॉन्ज इमेजेस। इसमें टेक्निक कौन सा, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। सेम यही तकनीक का इस्तेमाल आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी नजर आता है। इस टेक्निक में क्या है सो समझ लीजिए। वैक्स है यानी मोम है, मोम को पहले क्या कर दिया गया, मोम को पहले बना दिया गया, मोम की मूर्ति, और उसमें मिट्टी का कवर कर दिया गया, पहले मोम, मान लीजिए ये मोम है ना, ये आदमी है, ये हाथ है इसका, ये मोम है। उसके बाद इसमें मिट्टी का लेप लगा दिया गया, कवर कर दिया गया बढ़िया से, और इस मोम को गला दिया गया। तो गला दिया गया तो गैप हो गया, मिट्टी के कवर के बीच में क्या हो जाएगा, गैप बन जाएगा, और उस गैप में क्या कर दिया गया, मेटल को घुसा दिया गया, यानी धातु को घुसा दिया गया। इस प्रकार के टेक्निक से जो चीजें मिलती हैं उनको लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं। ये टेक्निक आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लगभग 3000 साढ़े 3000 साल पहले मिलेगा, और फिर इस चोल काल में भी देखेंगे आपके लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। और कांसे की जो मूर्तियां या जो भी चीजें यहाँ पे इस वक्त मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं अब तक के इतिहास में सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसके बाद बस लगभग इतनी चीजें आपको इसमें देखना था। तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार का कोई समस्या